हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स टॉक विथ योगेश त्रिपाठी। अब अगर हम देखें तो हम लोग ने पार्ट थ्री जो है स्टार्ट किया था डिस्कस करना। पार्ट थ्री में हमें लोगों को पता है कि 8 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। सब पार्ट्स मतलब ये जनरल, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ऐसे करके 8 सब पार्ट्स हैं। ये 8 सब पार्ट्स फर्दर डिवाइडेड हैं 35 आर्टिकल्स में। हमने पहला सा पार्ट डिस्कस कर लिया था जिसमें आर्टिकल 12 था। इसका डेफिनेशन काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, इससे रिलेटेड लैंडमार्क की डिस्कस की। हमने आर्टिकल 13 डिस्कस किया, उसके एक्सप्रेशन, उससे रिलेटेड डॉक्ट्रिन्स, उससे रिलेटेड केस लॉस काफ़ी डिटेल में इसी चैनल पे वीडियो है। आज हम राइट टू इक्वलिटी का पहला आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल 14 जैसे हम सबको पता है जीनस है, और ये जो बाकी उसके 4 आर्टिकल्स हैं ये स्पीसीज हैं। वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में इक्वलिटी को ही इंश्योर करते हैं। तो अगर हम देखें इसका डिस्कशन में तो हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग आर्टिकल 14 के जो एक्सप्रेशन है, मेन मोटिव तो यही है कि इसके हर एक वर्ड को समझना कि इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है। और ये नहीं कि ये यहाँ से ऑरिजिन है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और बोल के निकल जाना। समझ आना चाहिए कि ये ब्रिटिश ऑरिजिन का क्या मतलब है, अमेरिकन ऑरिजिन का मतलब क्या है, ये डेफिनेशन कैसे आ रहा है। और फिर हम देखेंगे कि एक्चुअल में जब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई केस जाता है कि ये एक्ट आर्टिकल 14 को वॉयलेट कर रहा है, तो वो उसका मैकेनिज्म क्या था, वो कैसे असरटेन करता है कि एक्चुअल में वो एक्ट आर्टिकल 14 को वॉयलेट कर रहा है। तो जो उससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं, द टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन और डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन आर्बिट्रारीनेस, इसका भी डिस्कशन करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो अगर अगर हम आर्टिकल 14 के बात करें तो जो उसका एक्सप्रेशन है उस पर फोकस करें तो हमको ध्यान देने वाली क्या बात है। पहली चीज़ की जो इसका एक्सप्रेशन है वो ये है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमको पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल 14 आज है वो एक्चुअल में ड्राफ्ट आर्टिकल होता था। ड्राफ्ट आर्टिकल 15 हुआ करता था। ड्राफ्ट आर्टिकल 15 की जो वर्डिंग थी वो सीधे सीधे उठाई गई थी 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो यूएस में हुआ था, और उसी का पूरा एक्सप्रेशन यूज करते हुए, पूरा नहीं बट मेजर जो इम्पैक्ट था, इन्फ्लुएंस था, वो 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से था। और उसमें आज जो हमारा आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 14 है, दोनों कंबाइंड हुआ करते थे इस ड्राफ्ट आर्टिकल में। बस डिफरेंस ये था कि आज जो हमारे आर्टिकल 21 में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, उसकी जगह ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूज होता था। इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई और अल्टीमेटली ये बोला गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं लेंगे, हम प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ लेंगे। और दूसरा चीज़ ये रिकॉग्नाइज किया गया डिबेट्स में कि राइट टू इक्वलिटी एक सेपरेट राइट है और उसको एक सेपरेट जगह मिलनी चाहिए। और इस वजह से हमारा आर्टिकल 14 का आज जो स्ट्रक्चर है, आज जो एक्सप्रेशन है वो ये है। अब इसमें जो फोकस करने वाली चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे वर्डिंग यूज हुई है एनी पर्सन, यूज हुआ है एक्सप्रेशन बिफोर लॉ, और यूज हुआ है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और यूज हुआ है स्टेट शैल नॉट डिनाई। हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक्चुअल में रिस्ट्रिक्शंस हैं स्टेट की पावर पे। क्यों? क्योंकि ये आप खुद ही देख सकते हैं जो वर्डिंग है स्टेट शैल नॉट डिनाई, ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। और यहाँ से ही ये चीज़ निकल के आती है कि ये स्टेट के पावर के ऊपर लिमिट लगाता है। दूसरा चीज़ जो जानने वाली है वो एनी पर्सन यूज हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये सिटीजन्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है प्लस एलियंस के ऊपर भी एप्लीकेबल है, ये नेचुरल पर्सन के ऊपर भी एप्लीकेबल है, और ज्यूरिस्टिक पर्सन के ऊपर भी एप्लीकेबल है। ज्यूरिस्टिक पर्सन का मतलब क्या होता है, पर्सन्स इन आइज ऑफ लॉ, ज्यूरिस्टिक पर्सन के भी ऊपर एप्लीकेबल है। ज्यूरिस्टिक पर्सन के लिए कुछ नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई एंटिटी है और उसके पास सेपरेट राइट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं तो वो ज्यूरिस्टिक पर्सन माना जाएगा। तो ये हर किसी पे एप्लीकेबल है आर्टिकल 14। दूसरा चीज़ जो आपको फोकस करने वाली है वो ये है कि जो इसका एक्सप्रेशन है वो आर्टिकल 19 से डिफरेंट इस सेंस में है कि आर्टिकल 19 में रिस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं। आर्टिकल 14 एब्सोल्यूट टर्म्स में यूज हुआ है, मतलब स्टेट जो है किसी भी पर्सन को इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किसी भी सिचुएशन में डिनाई नहीं करेगी। हालांकि जुडिशरी ने अलग अलग डॉक्ट्रिन्स निकाले जिसने थोड़ी इस एब्सोल्यूट जो एक्सप्रेशन यूज हुआ है उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की। आगे हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो इस एब्सोल्यूट आर्टिकल को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब अगर दो एक्सप्रेशन की बात करें, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो उसके लिए हम लोग इधर आते हैं।
पहले ये जो जितना भी कुछ लिखा हुआ है इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और इस पे फोकस कीजिए जो इसकी हिस्ट्री थी। तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो यूके का ओरिजिन माना जाता है। क्यों? क्योंकि 1885 में एवी डाइसी जी ने अपने एक बुक में रूल ऑफ लॉ पे डिस्कशन किया। इस रूल ऑफ लॉ में उन्होंने बोला कि कोई भी स्टेट में, कंट्री में रूल ऑफ लॉ कब माना जाएगा? जब उसमें 3 चीज़ें होंगी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने बोला इक्वालिटी बिफोर लॉ और उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ सोर्स ऑफ लॉ। उनका कहना ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स नहीं है बल्कि कॉन्सिक्वेंस है। पहले लोगों के पास राइट एग्जिस्ट करता है जो जुडिशरी रिकॉग्नाइज करती है और फिर यही राइट अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन में कोडिफाई किया जाता है। ये तीसरा विंग हमारे में नहीं है क्योंकि हमारे में कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स ऑफ राइट है, सोर्स ऑफ राइट है। ये दोनों हमारे इंडिया में है। और जब ये इक्वलिटी बिफोर लॉ एक्सप्लेन कर रहे थे तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया फ्रांस में जो सिस्टम था जहाँ पे जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते थे उनके लिए सेपरेट ट्रायल था और जो सिटीजन्स थे उनके लिए सेपरेट ट्रायल था। उन्होंने कहा कि फ्रांस में स्पेशल प्रिविलेज है पब्लिक ऑफिशियल्स को और जो कि गलत चीज़ है। यूके में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, इस वजह से यूके बढ़िया है। और अब अगर आपने इतना समझ लिया है तो अब जरा हम लोग इक्वलिटी बिफोर लॉ के ऊपर आते हैं। ये निगेटिव कॉन्सेप्ट है। निगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि अगर आपने एक्सप्रेशन यूज किया था स्टेट शैल नॉट डिनाई में, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि आप किस निगेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब होगा कि स्टेट जो है किसी को कन्फर नहीं करेगा कोई स्पेशल प्रिविलेज। और इसका डेफिनेशन जो ये है एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी इंडिविजुअल, ये सीधे सीधे एवी डाइसी जी के एक्सप्लेनेशन से है। अब आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा क्यों इसको ब्रिटिश ओरिजिन बोला जाता है, क्यों इसका इसका मतलब ये होता है एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी इंडिविजुअल। अब दूसरा एक्सप्रेशन है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसकी भी अपनी एक अलग स्टोरी है। अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें हम, तो ये दरअसल यूएस में 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया। एक्चुअल में हमारे यूएसए में 1860, हमारा क्या है यूएसए में 1865 में जो है सिविल वॉर हुआ, जिसके बाद 1865 से 1870 के बीच में मेजर अमेंडमेंट्स ले आए गए, जिसमें से 13th, 14th और 15th, जिसको रिकंस्ट्रक्शन अमेंडमेंट बोला जाता है, वो ले आया गया। 13th क्या करता था? 13th बोलता था कि जो स्लेवरी है वो एबॉलिश हो जाएगी। 15th कहता था कि जो वोटिंग राइट्स है वो रेस के बीच में, मतलब रेस के बेसिस पे, क्योंकि हमको पता है यूएस में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, रेस के बेसिस पे या प्रीवियस कंडीशन ऑफ सर्विट्यूड की, कोई पहले जो है स्लेव हुआ करता था, वो बेसिस नहीं बनेगा वोटिंग के मामले में। और जो 14th था जो हमारे लिए रेलिवेंट है, वो सबसे ज़्यादा यूएस का सबसे ज़्यादा लिटिगेटेड, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट था। आप समझ नहीं पाएंगे क्यों, क्योंकि इसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। पहला सिटीजनशिप की बात करता था, ये सबको सिटीजनशिप मिलेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो ब्लैक है या वाइट है, अगर उसका बच्चा यूएस में ही पैदा हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था। उसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई, उसमें बात की गई ड्यू प्रोसेस क्लॉज की। और ये तीनों चीज़ें आप जानते हैं अपने आप में काफ़ी लिटिगेटेड एस्पेक्ट है, तो वो होना ही था। अब यहाँ से ये एक्सप्रेशन लिया गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और ये यहाँ पे इसलिए इनकॉर्पोरेट किया गया था कि कोई लॉ सिर्फ यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, इसका मतलब ये नहीं कोई इक्वलिटी इंश्योर कर रहा है। एक्चुअल में जो ब्लैक पीपल्स हैं, जो स्लीव्स हैं, उनके ऊपर स्पेशल फोकस करना चाहिए क्योंकि वो वाइट के कंपैरिजन में डिफरेंट फुटिंग पे हैं। और अगर ये जो अनइक्वल सर्कमस्टांसेस में है इनको इक्वली डील किया जाएगा तो अपने आप में वॉयलेशन होगा इक्वालिटी का। इस चीज को इंश्योर करने के लिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक्सप्रेशन यूज हुआ। हमें लोग को बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बी आर अम्बेडकर जी जैसे लीडर्स थे जिन्होंने ये इंश्योर किया कि इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज जो है यूज हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे ये अवॉइड किया जा सके कि जो इक्वलिटी है उसका मतलब ये नहीं है कि मैकेनिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इस सब पे यूनिवर्सली अप्लाई कर दो। अब आई होप कि इस डिस्कशन के बाद आपको समझ में आ रहा होगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को अमेरिकन ओरिजिन क्यों बोलते हैं, उसको पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्यों कहते हैं। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इस वजह से क्योंकि वो फोर्स करता है स्टेट को
कि आप लोगों के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जो वीक पोजीशन पे है, जो डाउन ट्रोडन है, उसके स्पेशल सर्कमस्टांसेस को आइडेंटिफाई करो और उसको सही करने की कोशिश करो। तो ये पॉजिटिव ड्यूटी लगाता है। और इसको ये क्यों कहते हैं इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, ये भी आई होप समझ में आया होगा। तो आई होप जो रटा-रटाई बात थी वो आपकी ये पूरा जो बता दिया जाता है वो अब आपको थोड़ा-सा डेप्थ में समझ में आया होगा। अब अगर हम ये देखें कि अगर कोई एक्ट जो है चैलेंज किया जाता है कोर्ट में, तो इस ग्राउंड पे वो आर्टिकल 14 को वॉयलेट कर रहा है, तो आर्टिकल 4 तो कोर्ट कैसे असरटेन करता है? तो कोर्ट ने 2 अलग-अलग डॉक्ट्रिन्स जो है निकाली हैं, जिसके बेसिस पे वो असरटेन करता है। टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार में जो है कोर्ट ने जो है प्रोपाउंड किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन आर्बिट्रेरीनेस ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में किया गया था। ये सारे केस इसी चैनल पे डिटेल में आपको मिल जाएँगे। आई होप जब आप देख रहे होंगे। जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि अगर 2 ग्रुप्स हैं और लॉ जो है सिर्फ इस पे एप्लीकेबल हो रहा है, तो हम ये देखेंगे कि क्या इनके बीच में जो डिफरेंस है वो इंटेलिजिबल है, और अगर वो डिफरेंस है तो क्या वो डिफरेंस इम्पोर्टेंट था, जो लेजिटिमेट ऑब्जेक्ट था उसके साथ, लेजिटिमेट जो ऑब्जेक्ट था उसके साथ क्या क्लोज नेक्सस था इस डिफरेंशिएशन का। तो ये चीज़ जो है रीजनेबल क्लासिफिकेशन को बताता है। आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे अरे आपने क्लासिफाई कर दिया बस, बल्कि एक्चुअल में जो इसेंस है आर्टिकल 14 का वो ये है कि क्या जो है आपने जो लॉ बनाया है वो आर्बिट्रेरी है कि नॉन आर्बिट्रेरी है। क्योंकि अगर आर्बिट्रेरीनेस होगा, आपने किसी को भी ऐसा 2 ग्रुप में बाँट करके और दिखा दिया कि देखिए इनके लोग के बीच में ऐज का डिफरेंस या कुछ इस तरीके का है, और आपका ऑब्जेक्ट लेजिटिमेट है, तो ये नहीं हम देखेंगे। हम पहले ये देखेंगे कि कहीं ऐसा नहीं आप ज़बरदस्ती का ग्रुपिंग करते जा रहे हो आर्बिट्रेरी तरीके से। और उन्होंने ये भी बोला कि जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन का टेस्ट है, ये यही चेक करने के लिए हमने प्रोपाउंड किया था कि क्या कोई आपका एक्ट आर्बिट्रेरी तो नहीं है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन आर्बिट्रेरीनेस के अंदर ही ये टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन आता है। ये दोनों ही डॉक्ट्रिन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब ये इंडिविजुअल केसेस डिस्कस करेंगे। आई होप अभी तक जितना हमने बताया जो एक्सप्रेशंस यूज हुए हैं, एनी पर्सन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और किस तरीके से कोर्ट एसरटेन करने वाली है, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।